Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Prerna Kathuria. Today in this lecture, we will be starting the first lecture for crash course of class 10th life processes. So let's start. Here we go. What are life processes? Life processes पहले तो होते क्या हैं सबसे पहले जाने लाइफ प्रोसेसेस देखो ऐसे बेसिक कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारी बेसिक सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे खाना डाइजेस्ट करना, खाना खाना और हमारे वेस्ट को एक्सक्रीट करना, ब्रीदिंग एंड ऑल दैट, दीज आर ऑल लाइफ प्रोसेसेस जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं बेसिक फंक्शंस को करने के लिए. ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ओके, ऑल दिस प्रोसेसेस हेल्प टू मेंटेन हीमियोस्टेसिस. ये जो सारे प्रोसेस हैं हीमियोस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. हीमियोस्टेसिस क्या होता है? पहले तो वर्ड देखो. होमोस्टेसिस मतलब हमारे ब्लड को, हमारे होमोसेपियंस को, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ की स्टेबिलिटी को, स्टेबल इंटरनल कंडीशंस, ह्यूमन बीइंग्स मतलब होमोसेपियंस की इंटरनल लाइफ कंडीशंस को स्टेबल करने के लिए ये प्रोसेसेस काम आते हैं. इसीलिए ये प्रोसेसेस ज़रूरी हैं. जैसे कि ये करने क्यों है? टू प्रोवाइड एनर्जी, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दिस. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी, एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. अब न्यूट्रिशन जो है प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड. न्यूट्रिशन है क्या? जिससे हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है खाना खा रहा है, फूड ले रहा है और उस चीज़ को हमारी अपनी एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है ना. अब ऑटोट्रॉफिक टाइप है रिप्रोडक्शन के. पहला है ऑटोट्रॉफिक, फिर है हेटेरोट्रॉफिक. तो इनमें हम पढ़ते हैं अभी आगे. देखो, ऑटोट्रॉफिक हमें पता है, ऑटोट्रॉफिक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके. जैसे कि हमारे उसमें आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स और एल्गी. ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. अब आ जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि औरों से अपना खाना लेते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड फॉर फूड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गए, फंगस हो गई, ये सारे और भी काफ़ी सारे हैं. सारे एनिमल, सारी कैटेगरी आ गई है इस चीज़ में कि सब डिपेंड होते हैं, है ना. अब खाना बना कैसे रहा है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने कह तो दिया कि वो बना रहा है, तो उसका प्रोसेस का नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस. तो एक बार थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना. इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. जैसे कि ग्लूकोज, फूड का नाम हम ग्लूकोज ही बोलते हैं बिकॉज एवरीबडी नीड्स दैट ओनली. किसके लिए, किससे बना रहे हैं, मतलब क्या यूज़ हो रहा है? CO2, H2O. CO2 और H2O को हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. किसकी प्रेजेंस में? कौन आएगा? सनलाइट आएगी. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कौन कर रहा है? और क्लोरोफिल के अंदर ये काम होता है. ओके, अब इसकी एक इक्वेशन है, बड़ी फेमस इक्वेशन, जो कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के नाम से जानी जाती है. और ये इक्वेशन में कुछ भी गड़बड़ मत करना, ठीक है. CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O के मॉलिक्यूल्स, 12 पानी के मॉलिक्यूल्स, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के साथ हम कर रहे हैं इसको. ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6. C6H12 तुम्हें यहाँ से पता लग जाना चाहिए आया है. बाकी CO2 6O2 और6H2O, सॉरी मैं C और 6 में कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा हो रही हूँ, बट इट्स ओके. मतलब कंफ्यूज मीन्स कि मेरी टंग फंबल हो रही है ना, कोई बात नहीं. बट ये इक्वेशन बड़ी खास याद रखना, क्योंकि घुमा सकता है एग्जामिनर. कई बार ये वाला दे देगा तो मैं कहेगा ये लिखो, कई बार ये दे देगा और ये भी दे देगा, यहाँ वाला पूछ लेगा. तो इक्वेशन में फंबल नहीं होना है, इक्वेशन नहीं भूलनी है, वो एक बार अच्छे से याद करके जानो, ठीक है. अब देखो फोटोसिंथेसिस के स्टेप क्या है. हमने इक्वेशन बता दी, हमने बता दिया कैसे हो रहा है. सबसे पहले क्या हो रहा है? लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है. अब पानी टूटेगा, H2O विल ब्रेक, जिसे हम बोलेंगे फोटोलाइसिस. फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, फोटो इज लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस मतलब तोड़ना. लाइट की प्रेजेंस में पानी टूट रहा है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स फोटोलाइसिस. ओके, अब आता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. CO2 को हम कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोवाइड बेसिक एनर्जी फॉर फूड, ग्लूकोज बेसिकली उसमें ब्रेक डाउन होगा, तब हमारा ग्लूकोज तैयार होता है. तो एसेंशियल कंडीशन से मैंने अलग से दोबारा मेंशन कर दिया क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ठीक है ना. अब रॉ मटेरियल्स क्या है, ऑब्टेन कैसे होंगे? CO2 फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा.
CO2 कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली हवा से आ रही है, बाहर एयर से आ रही है। कैसे आएगी? स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारे ग्रीन पार्ट्स पे होते हैं, लीव्स पे होते हैं स्पेशली, ताकि एयर एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज बहुत ईजिली प्लांट का हो सके। ठीक है। अब वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से आएगा पानी, है ना, इजीली मिनरल्स वगैरह जो है रूट्स कलेक्ट करके लाएगी एंड पानी देगी, तो उससे हमारा वाटर सोर्स भी हो रहा है। ठीक है ना। आई डोंट थिंक इसी में किसी को भी कोई भी डाउट होगा अभी। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में हमारे मतलब कि औरों से हम खाना ले रहे हैं, तो इसमें 3 टाइप के बेसिक आते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ध्यान से सुनना, ठीक है। होलोजोइक में आ गया हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन। ये 5 तरह की चीज़ें हैं, मतलब 5 काइंड ऑफ एक साइकिल है, ऐसे ऐसे खाना होता है। इंजेशन मीन्स खाना खाना, डाइजेशन मीन्स उसको डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन पार्ट हमारा खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिमिलेट उसको एनर्जी को यूज़ करना, एंड ईजेशन वेस्ट को एक्सक्रीट करना। इस वे में होलोजोइक न्यूट्रिशन वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारा ह्यूमंस एंड अमीबा, है ना, ठीक है। अब आ गया हमारा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स जो डेड मैटर पे फीड होता है, कि जो मरा हुआ चीज़ है, जो डेड हो चुकी है, वो डेड को खा रहे हैं, वो आता है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल आता है फंगी, फंजाई, फंगी, फंगस, कुछ भी बोलो, फंजाई मैं बोलती हूँ पर्सनली, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फीडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहना, किसी उसके ऊपर रहना बिना उसके नुकसान पहुंचाए। हम उससे न्यूट्रिशन दे रहे हैं और वो ऑलरेडी जिंदा है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रहा है, जैसे कि हमारा टेपवर्म हो गया। टेपवर्म मीन्स कि किसी प्लांट वगैरह पे होता है, एंड जैसे कि लाइसिस ह्यूमंस पे हो जाती है, लाइसिस हेड में होती हैं, तो उससे भी वो न्यूट्रिशन तो ले रही है ना अल्टीमेटली, दैट्स ऑल्सो दैट, ठीक है। वो भी एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन काइंड ऑफ ही है, ठीक है। अब आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या न्यूट्रिशन है? अमीबा के भी वही 5 टाइप जो कि ह्यूमंस के होते हैं, वही है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो इसको हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब डिफाइन किया हुआ, वो देख लो। एनगल्फ्स फूड विद सूडोपोडिया फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। वैक्यूल देखो इसमें क्या होता है, इफ़ आई जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ एग्जाम्पल, तो देखो ये मान लो ये हमारा अमीबा है, अब इसको क्या करना है, खाना खाना है। तो जहाँ भी खाना होगा ना, ये अपनी फॉल्स सूडोपोडिया बनाता है, मतलब अपनी वॉल्स को फॉल्सली, मीन्स झूठी वॉल्स को, ऐसा एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ये तो अमीबा तो ऐसा होता है ना, कैसे भी अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, लाइक दिस फिंगर्स, ठीक है ना। तो वो ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा, अपनी अपनी फॉल्स वॉल्स बनाता है। सूडोपोडिया मीन्स, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स सूडो, सूडो मीन्स झूठी, पोडिया मीन्स वॉल्स, व्हाट द हेल, ठीक है। तो ऐसे झूठी वॉल्स बना के अपने उस खाने को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। एनगल्स फूड विद सूडोपोडिया फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बना के खाने को अंदर लेगा। एंजाइम्स आते हैं कुछ, इन वैक्यूल्स डाइजेस्ट फूड, कुछ एंजाइम्स आएंगे उस वैक्यूल में। फूड वैक्यूल मीन्स जहाँ पे उसके अंदर उसने खाना लिया है और उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इन द साइटोप्लाज्म, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ताकि वो एनर्जी को यूज़ कर सके। यूज़ एनर्जी करेगा ग्रोथ के लिए। एसिमिलेशन मीन्स एनर्जी को यूज़ करना, यूटिलाइजेशन। ईजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाएगा आउटसाइड, जहाँ से लिया था या जैसे भी हो सकता है ना। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट वेरी प्रिटी। तो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन कुछ पार्ट्स में होता है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पार्ट्स देखो। माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस की स्पेलिंग बहुत बच्चे कहते हैं कि ई से स्टार्ट होती है, कुछ कहेंगे ओ से, दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक होती हैं, तो कहीं से भी कर लो। ईसोफेगस मीन्स हमारा जो फूड पाइप होता है, ठीक है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये ऐसे ही इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि डाइजेस्टिव फूड हमारा, डाइजेस्टेड क्या फूड हमारा इसी ऑर्डर में जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। अब देखो ये थोड़ा सा जो ये टेबल है ना, ये मैंने बड़े अच्छे से क्रिएट किया है, तो इस टेबल को काफ़ी ध्यान से याद करना। यहीं पे तुम्हारा पूरा ह्यूमन डाइजेशन, पूरा डिटेल प्रोसेस अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है, तो ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। इंजेशन कहाँ हो रहा है? ओ देखो इंजेशन हो कर रहा है, माउथ में हो रहा है, ऑर्गन लिखे हुए हैं मैंने ऊपर, ठीक है। अब आया कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सिक्रीशन है माउथ में, हमारी सलाइवा की सिक्रीशन होगी, जिसमें एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम है अमाइलेज। क्या नाम है? अमाइलेज। क्या सलाइवा में एक एंजाइम आता है, माउथ में सलाइवा सिक्रीट होती है और उसमें एक एंजाइम आता है नेम्ड अमाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर में तोड़ेगा, स्टार्च को शुगर में तोड़ेगा। मतलब हमारा सबसे पहली कोई चीज़ अगर ब्रेक डाउन होनी शुरू होती है खाने में, तो वो कौन टूटता है? क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है, सबसे पहली चीज़ कौन सी ब्रेक डाउन होगी? स्टार्च। कहाँ होगा?
माउथ में। कौन करेगा? अमाइलेज करेगा। किस में होगा? शुगर में होगा। ये क्वेश्चंस नहीं भूलने, ठीक है। अब देखो डाइजेशन पार्ट 1 हमारा स्टमक में स्टार्ट होगा। स्टमक में 3 जूसेस आते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, जैसे हम HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तीनों के अपने काम है। HCl मीन्स हमारा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खाने को एसिडिक मीडियम देगा बाकी सारे खाने को तोड़ने के लिए। पेप्सिन, पी से प्रोटीन डाइजेशन। हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाती है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। कहाँ होती है? स्टमक में। क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अब आ गया म्यूकस। HCl है, एसिडिक मीडियम है, हमारी वॉल जो स्टमक वॉल है वो सारी खराब हो सकती है, तो उसको भी प्रोटेक्शन के लिए कोई चाहिए ना, म्यूकस। म्यूकस एक लेयर होती है जो प्रॉपर पूरे स्टमक को एक ढंग से लाइनिंग करके वॉल करके रखती है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तीनों का काम समझ आ गया? मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई भी किसी को दिक्कत होगी, ठीक है ना। देखो अब आ गया डाइजेशन 2। कहाँ आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि सबको पता है स्टमक के बाद फूड जा रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जूसेस आते हैं, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। देखो तीनों का काम क्या है। बाइल जूस क्या करेगा? सबसे पहले बाइल जूस आता है, कहाँ से आ रहा है? लीवर से आ रहा है। क्या कर रहा है? फैट को इमल्सिफाई कर रहा है, फैट को तोड़ना शुरू कर रहा है, ठीक है। फैट टूटेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन तोड़ रहा है? बाइल जूस तोड़ रहा है। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है? लीवर भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है। ध्यान रखना कब, क्या, कौन, कैसे, क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चंस याद करने बहुत ज़रूरी हैं साइंस में। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक से याद करो, लॉजिक से कर लो, याद करने हैं याद कर लो, बट एनी हाउ क्वेश्चन एग्जाम में ठीक होना चाहिए, दैट ऑल व्हाट मैटर्स, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है? नाम से पता लग रहा है पेनक्रियाज से आ रहा है। पेनक्रियाटिक जूस का नाम है। कहाँ आ रहा है? इंटेस्टाइन में आ रहा है। कर क्या रहा है? कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो अब बच गई हैं चीज़ें, जो जो ये वाले पॉइंट्स बच गए हैं वो उन सबको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। अब आता है इंटेस्टिनल जूस। बाकी लास्ट में सिक्रेट होगा इंटेस्टिनल जूस, जो कि पूरी डाइजेशन को खत्म करेगा कि ठीक है तुम सबने अपना काम कर लिया, नाउ लेट मी प्ले द रोल। अब वो कह रहा है कि भाई सब हो गया, अब ठीक है, अब मैं आया हूँ, लेट मी बी द बादशाह ऑफ द गेम, और अब मैं खत्म करूँगा डाइजेशन। तो वो आगे कि कहते हैं ना कि सब काम होने के बाद एक बंदा एंट्री करता है कि हाँ हाँ मैंने ही किया था वो काम। तो इंटेस्टिनल जूस वो है, ऑलमोस्ट सब हो गया है, थोड़ा बहुत जो रहता होगा वो ये आके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना विलाइज होती हैं, ठीक है। देखो विलाइज क्या होती है, मैं थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो विलाइज कुछ ऐसे ऐसे फिंगर्स की तरह होती हैं हमारी, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल, खाना जैसे ही बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, यहाँ जाएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से ब्लड को सप्लाई होता है। तो बेसिकली ब्लड को सप्लाई हो गया, हमें करना ही वही है, क्योंकि ब्लड पूरे खाने को ढंग से, पूरे न्यूट्रिशन को एक एक सेल को फुल बॉडी में पहुंचा सकता है, क्योंकि ब्लड ही है हमारा ट्रांसपोर्ट लिक्विड। अभी उसके बारे में भी हम आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड के अंदर खाना पहुंच गया एंड ब्लड तो सप्लाई कर ही देगा, तो एब्जॉर्प्शन तो करवाना ही था हमने ब्लड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन विलाई कर रहा है, विलाई एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड टू ब्लड, ठीक है। डाइजेस्टेड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड्स है, वो सारा कुछ सारा ब्लड में पहुंचा देती है। अब आ गया एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन, ब्लड में पहुंच गया है, एब्जॉर्प्शन में खाना, एसिमिलेट मतलब उसको खाने को यूज़ करना। अब सेल तक पहुंचेगा तो वो यूज़ करेंगे, न्यूट्रिशन यूज बाय सेल्स फॉर एनर्जी एंड रिपेयर, एनर्जी और रिपेयर के लिए वो सेल उसको सारा कुछ यूज़ कर लेंगे, अपनी ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी व्हाटसोएवर यू नीड। डाइजेशन, वाटर, जो भी खाने में एक्स्ट्रा वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। किडनीज करती हैं वो काम, वो आगे हम किडनी वाले पोर्शन में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी वेस्ट है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। हेयर वी कंप्लीटेड दिस, आई डोंट थिंक आगे कुछ भी है। येस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। एंड मुझे नहीं लगता इसमें कितना भी किसी को डाउट होगा, ये इतना ईजी चैप्टर है। आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेस में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, बट इससे ईजी चैप्टर नहीं है, क्योंकि इट इज़ टेलिंग यू अबाउट हाउ योर बॉडी वर्क्स। एंड अगर कोई इंटरेस्टेड होता है कि हमारा शरीर काम कर कैसे रहा है, हाउ वी आर ईटिंग, क्योंकि बचपन में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इस पॉइंट पे कि इफ़ आई एम ईटिंग तो वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खाना कैसे जा रहा है, मैं सांस ले रही हूँ, हाउ इट इज़ वर्किंग, ब्रीदिंग कैसे हो रही है, इनहेल एक्सेल, ठीक है आई एम डूइंग, बट हाउ दैट्स वर्किंग, क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। और ब्लड, मेरा खून क्या है, ब्लड इज़ जस्ट अ फ्लूइड, अ बॉडी फ्लूइड, ये मुझे बहुत बाद में पता लगा। तो या इट इज़ ऑल हाउ यू लुक एट साइंस POV। एंड अभी तुम देख रहे हो साइंस को द ऑब्जर्वर्स लेंस से, तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ लेट्स गेट बैक एंड लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब फूड को, टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन को लोग अक्सर समझते हैं सांस लेना,
सांस लेना, इनहेल एक्सहेल इज जस्ट ब्रीदिंग, ठीक है, इट इज जस्ट ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन होती है कि उस ब्रेथ से, उस इनहेलेशन से, उस ऑक्सीजन से, जब हम खाने को और ऑक्सीजन को साथ कंबाइन करके तोड़ते हैं तो दैट्स रेस्पिरेशन। वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर एक्चुअली सेल एनर्जी को यूज़ कर पाता है। सेल कभी भी खाने को अकेले यूज़ नहीं कर पाएगा। सेल को ग्लूकोज मिल गया, अब उसको ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो दोनों को कंबाइन करके इकट्ठे ब्रेक करके उस एनर्जी को यूज़ कर सके। तो दैट्स व्हाट रेस्पिरेशन इज़, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड मतलब ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज के लिए ब्रेक डाउन करना इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग अलोन, सॉरी मैंने ऑलरेडी बोली ये बात और मैंने लिखी भी है कि अगर कोई बच्चा मेरे को म्यूट पे सुन रहा है या सिर्फ नोट्स देख रहा है तो उसके लिए ये खास बात है। इट इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को तोड़ना, इट्स ऑक्सीडेशन टू फूड टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे दो ही टाइप के आ रहे हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक आता है जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। आप कहोगे कि मैम मतलब तुम कहोगे मैम एरोबिक में तो तुम कहोगे मैम रेस्पिरेशन में तो आपने कहा है यही कि ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन की कंबाइन में तोड़ रहे हैं तभी तो वो रेस्पिरेशन हुआ। अब आप दो टाइप के दे रहे हो, मतलब एरोबिक होता है, देखो सुनते जाओ, एरोबिक होता है कि जहाँ पर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं फूड को, और एनारोबिक होता है जहाँ पे हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ रहे हैं, ठीक है। एरोबिक इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या निकल रहे हैं, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। इसको प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, और अगर हम एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ रहे हैं तो मतलब एल्कोहल, CO2 और लैक्टिक एसिड। जब भी हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज तोड़ रहे हैं वहाँ पे या तो एल्कोहल बनेगी या ही एसिड बनेगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जब देखो तुम बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हो या वर्कआउट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, तो उस टाइम पे ना हमारी बॉडी थकती है, बहुत ज़्यादा थकती है, और तुम्हें पेन होना शुरू होता है। इफ़ स्पेशली यू आर डूइंग द पुशअप्स एंड जो भी व्हाटसोएवर, तो हमारे ना यहाँ मसल्स में पेन होना शुरू होता है ना। क्यों होता है, वाई दैट्स हैपनिंग, वो इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई, और बिना ऑक्सीजन के सेल जब काम करता है, हमारी बाइसेप मसल्स बिना ऑक्सीजन के जब काम करती हैं तो उस टाइम पे एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, इसीलिए हमें थकावट होती है, इसलिए हमें फटीग होता है। फटीग मतलब टेंड टू बी स्लीप्ड, सोने की इच्छा, थकावट बहुत ज़्यादा, तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से ही होती है, और कहीं पे एल्कोहल भी बनता है और ऑर्गेनिजम्स में, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं हाई होते हैं एरोबिक में और एनारोबिक में लो होते हैं। अब एरोबिक में कहाँ कहाँ हो रही है, ह्यूमंस में हो रही है और प्लांट्स में हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एनारोबिक कहाँ हो रही है, ईस्ट में हो रही है, क्योंकि फर्मेंटेशन हो रही है। फर्मेंटेशन ईस्ट होगी तभी तो, ईस्ट फर्मेंट होकर क्या बनाती है, एल्कोहल बनाती है। एल्कोहल बनती ही ईस्ट की फर्मेंटेशन से है, ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बेसिकली। और मसल्स में भी मैंने अभी बता दिया है कि मसल्स में कैसे हो रहा है फॉर्मेशन, ओके। अब देखो एरोबिक की और एनारोबिक की मैंने कुछ अलग अलग वो लिखी हुई हैं, बेसिकली ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, लेट मी टेल यू, उसके बाद फिर हम रेस्पिरेशन ह्यूमंस पढ़ते हैं। देखो एरोबिक में क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। अब उसमें हमने कंबाइन किया 6O2, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ के देख रहे हैं तो ये सब तोड़ के बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये बेसिकली वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर बताई थी कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब एनारोबिक में ईस्ट में तोड़ूंगी तो ईस्ट में क्या बन रही है, यही ग्लूकोज को तोड़ोगे तो ये बन रहा है OH वाले प्रोडक्ट्स, याद रखना एल्कोहल होते हैं, OH केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी अभी आगे भी, ठीक है। OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे एल्कोहल बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है टू मेक इट फिजी, एंड एनर्जी बन रही है, ठीक है। अब एनारोबिक मसल्स में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज तोड़ा और यहाँ पे ये बना हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है कि तुम्हें थकावट हो रही है, स्टिल यू आर नॉट प्रॉपरली लाइक कि एकदम ही बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि हिम्मत ही नहीं है, नहीं, यू स्टिल हैव अ बिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हो रही है ना, बेशक पेन हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड से ये पेन करती है बॉडी, ठीक है ना। अब ये देखो मैंने ये एक बड़ा ही अमेजिंग सा डायग्राम, आई गेस तुम्हारी एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ऐसा ही है, तो ये ज़रूर से ध्यान रखना ये क्या क्या है, अभी मैं बताऊंगी भी, सही से एक्सप्लेन भी करूंगी। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे हो रही है आओ पढ़ते हैं। देखो नॉस्ट्रल्स मीन्स हमारी नोज, फिर नेजल कैविटी, द इंटरनल कैविटी ऑफ नोज इज नेजल कैविटी, फिर आता है फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई,
ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। ये हमारा पैटर्न चलता है ऑफ एयर इनसाइड आर बॉडी, ठीक है। ऐसे ही एक्सहेलेशन में यहाँ से तुम उल्टा कर लो, ठीक है ना। इनहेलेशन में वही जो मैंने बताया है। अब तुम कहोगे मैम लंग्स की बात तो हुई नहीं, मैंने कर दी है लंग्स की बात, तुम्हें समझ नहीं आया। अब देखो देखो ये हमारा नॉस्ट्रल, ठीक है, ये हुई हमारी नोजल कैविटी, मीन्स द इंटरनल ऑफ आर नॉस्ट्रल्स, ओके। फेरिंग्स इज वेयर द पॉइंट जहाँ पे हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी एक साथ आके मिलते हैं। कहते हैं ना कि दो रास्ते जब इकट्ठे जा रहे हैं वो एक पॉइंट में मिल रहे हैं, दैट्स फेरिंग्स। कि हमारी नेजल कैविटी और हमारी ओरल कैविटी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, वो उसे कहते हैं हम फेरिंग्स, ठीक है। और उसके नीचे जहाँ पे लैरिंग्स, लैरिंग्स इज जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ से हमारा वॉइस बॉक्स भी होता है। लैरिंग्स को अक्सर लोग वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट, ओके। अब देखो इसके नीचे आ गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया इज द पाइप, दैट्स विंड पाइप, जहाँ से ऑक्सीजन एक्चुअली अंदर जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद ये लंग्स आ तो गए हैं, लंग्स को मैंने एक्चुअली ढंग से मेंशन किया है। देखो लंग्स को ब्रोंकाई से मेंशन किया है, जहाँ पर ये ट्रैकिया दो पोर्शंस में, देखो ट्री की तरह दिख रहा है समथिंग, ये ढंग से टूट रहा है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई इज द बिगेस्ट बिगर पाइप्स काइंड ऑफ, ठीक है, जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर जा सकती है। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम जाएंगे तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस में फॉर्म हो रही हैं। छोटी ब्रांचेस को हम ब्रोंक्योल्स बोल देते हैं। और लास्ट में जब बिल्कुल छोटी रह जाती है, जहाँ से जैसे हमने स्टमक में विलाई आ गई थी इतनी सी, वैसे ही यहाँ पर एक्सचेंज के लिए जब एक्सचेंज होगा कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं कि अब वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, या ब्लड अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाए तो वो एल्वियोलाई को देगा। तो वो छोटी सी जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एल्वियोलाई, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसियस हैपन्स, ठीक है ना। देखो जी अब फंक्शंस कैसे हैं। नॉस्ट्रल क्या कर रहे हैं, एयर को ट्रैप कर रहा है, ले रहा है, फिल्टर्ड बाय हेयर्स, हेयर्स होते हैं नोजेस में हमारे, तो वो फिल्टर हो रही है। ट्रैकिया विंड पाइप है, सी शेप्ड कार्टिलेज, हमारा जो प्रॉपर ट्रैकिया है उसमें ऐसे सी शेप्ड समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं, सॉरी सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं टू प्रिवेंट कोलैप्स। अगर समटाइम्स ऑक्सीजन या सांस या फिर हमारी एयर बहुत ज़्यादा आ गई है, या समटाइम्स कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो वो कोलैप्स ना हो जाए हमारी पाइप, या एकदम से बर्स्ट अप ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज़ अ इलास्टिक थिंग कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, रिंग काइंड ऑफ बनाता है, ठीक है। पूरे उस पर देखो, मैं तुम्हें डायग्राम में भी दिखाती हूँ, हेयर इट इज, ठीक है, ठीक है। देखो अब एल्वियोलाइज क्या करती है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज आउट हो सकती है इस थ्रू से, ओके। मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, इनहेलेशन, व्हेन यू स्टार्ट टू ब्रीदिंग, जब आप सांस अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम इज ओके, मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, सॉरी। डायफ्राम इज उल्टी कढ़ाई की तरह होता है, डोम शेप्ड थिंग, जो कि हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारी लंग्स जो है वो आउटवर्ड जाते हैं, हमारी लंग्स ऐसे थोड़ी सी वॉल्यूम गेन करती हैं, जो इसीलिए लंग्स वॉल्यूम गेन करेंगी तो लंग्स को स्पेस चाहिए, इसीलिए ये जो डायफ्राम होता है ये नीचे जाता है, ये स्ट्रेट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी ये ऐसे था, अभी ये कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे हो गया है, फिर वापस जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये वापस ऐसे हो जाएगा, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। अब डायफ्राम में क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ढंग से बताया, ठीक है ना। देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है इनहेलेशन में, और लंग्स जो है एक्सपैंड करेंगे, इसलिए एयर अंदर एंटर कर पाती है, ठीक है ना। अब देखो एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स करेगा, मैंने बताया अभी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड वेट लंग्स डजंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ लंग्स तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, पहले एक्सपैंड हो गए थे फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एयर जो है पुश आउट हो जाती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट गैस जो है अब आ तो गई है अंदर या बाहर तो चली गई है, वो ट्रांसपोर्ट हो कैसे रही है, अब ये बड़ी ही देखने और सुनने वाली बात है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कौन कैरी कर रहा है, एचबी, हीमोग्लोबिन कैरी करता है। अक्सर सुना होगा एचबी कम है, एचबी ज़्यादा है, एचबी ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा किसी का हो रहा है, सबका कम ही कम है, तो एचबी कम ही बोला जा रहा है आजकल। तो इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर ना एचबी के सेल्स होते हैं, एचबी बन कैसे रहा है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनता है हमारा आयरन से, आयरन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने पास, तब इसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो मतलब आयरन ही ऐसी चीज़ है जो कि हीमोग्लोबिन को बनाता है। हीमोग्लोबिन बन कैसे रहा है, जब उसके पास 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो अब समझ आया कि कैरी कैसे हो रहा है, मतलब जा कैसे रहा है, ये ऑक्सीजन कैरी हो रहा है एचबी से बाय इन आरबीसीज। CO2 बाय कार्बोनेट से कैरी हो रहा है इन प्लाज्मा, ये अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, बाय कार्बोनेट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है।
CO2 का ये फॉर्म है एक, ठीक है, इन प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन्स ब्लड के अंदर ही वो ट्रैवल करता है। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी में ट्रैवल नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, इसलिए हमने प्लाज्मा बोला। प्लाज्मा मीन्स अदर देन आरबीसी और अदर देन WBCS, जो कि लिक्विड टाइप होता है, बिल्कुल पानी पानी होता है हमारे ब्लड के अंदर ही, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, ब्लड ही है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ही ऐसा वो है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या कर रहा है, एक मोटर है जो कि पंप कर रहा है ब्लड को, कि इधर से उधर पूरी बॉडी में कैसे ब्लड जा रहा है, वो ब्लड को पंप कर रहा है। अब ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट, ब्लड एक काइंड ऑफ ऐसा पानी है, ऐसा फ्लूइड है, सिर्फ एक बॉडी फ्लूइड है जो कि न्यूट्रिएंट्स, गैसियस, हार्मोन्स और वेस्ट को या न्यूट्रिएंट्स को, सब कुछ को इधर से उधर ले जाने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि और कुछ हमारे पास ऐसा नहीं है। येस, वी हैव लिम्फ ऑल्सो, बट ब्लड इज द मेन सोर्स, मेन फ्लूइड फॉर आवर बॉडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एटलीस्ट, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और जो हमारी कैपिलरीज होती है वहाँ पर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मीन्स कि अगर ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड बनेगा तो वो कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये हार्ट का बड़ा ही सुंदर डायग्राम है, ये देखना मैंने कैसे बनाया है। पहले इससे पहले मेरे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि हार्ट के चैम्बर्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स हमारे हार्ट के राइट हिस्से में जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट हिस्से में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कंफ्यूज ना हो, इसको मैंने कैसे याद किया था अपने टाइम पे, तो इसको याद करने का एक तरीका है, हार्ट कौन सी साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे होता है हार्ट और लेफ्ट साइड पे ही हमारा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स अच्छा खून जो कि हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को चाहिए। तो लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना कि जो हमारी बॉडी को एक्चुअली में नेसेसरी है, जो कि ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखो वेल्स प्रिवेंट बैक फ्लो। अगर मान लो कि मैंने मतलब हार्ट ने ब्लड को पंप किया और उसके बाद अगर वो ब्लड वापस से एकदम से बैक आ गया, बैक फ्लो पे आ गया है, तो बैक फ्लो पे आ गया तो गड़बड़ हो गई, तो देयर शुड बी समथिंग जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। तो उसके लिए हमारी होती है वेल्स, काइंड ऑफ ऐसे दरवाजे होते हैं, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे दरवाजे होते हैं जो खुल जाते हैं व्हेन यू नीड द फ्लो ऑफ द ब्लड, और वो इंस्टेंट बंद हो जाते हैं जब हमें नहीं चाहिए, जब पता है कि बैक फ्लो हो सकता है, ठीक है, वो बंद होता है। ओके, अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये दो ऐसी वेन्स और आर्टरी है जो हमें अलग अलग टाइप का ब्लड देगी। वो ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करेगी ब्लड, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक अकेली हमारे ह्यूमन बींग में या हमारी बॉडी में एक अकेली ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। कैसे कैरी करेगी अभी सब समझाऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना, और रटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तुम मेरी क्लास में आयो, ठीक है ना, प्रेरणा की क्लास में आयो। तो पल्मोनरी वेन, एक अकेली ऐसी वेन पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, क्योंकि अभी तक क्या पढ़ रहे थे, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर उनो रिवर्स हो गया है ना, तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो। देखो अभी हार्ट का डायग्राम है, देखकर कंफ्यूज मत होना, चकराना मत, मैं सब समझाऊंगी, मस्त चमक जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, कहीं से भी आ रहा है, बस ये समझो, ब्लड आया, कहाँ से आएगा बताऊंगी, टेंशन मत लेना। ब्लड आया, ठीक है, और अच्छा खून आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम ऐसे खुचुक के कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास सारा गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल खुचक के बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत ज़ोर से ऐसे पूरा अपना निचुड़ जाएगा, एंड इसका सारा ब्लड जो गया वो गया ऑर्टा में। ऑर्टा इज़ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, और ये हार्ट में होती है, ये हार्ट से निकलती है, और ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है पूरे ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। अब देखो ऑर्टा में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में गया, एंड ये आगे आर्टरीज में जा जाके पूरी बॉडी में जाएगा, बॉडी टिश्यूज में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज़ पढ़ाती हूँ। अब राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आया अभी बताऊंगी। राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम खुचक के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये गया नीचे राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, गेस करो,
कैन यू गेस इट आउट? देखो मैंने एरोज भी बनाई है। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ से जाना शुरू हो रहा है और ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। वेट, इफ आई हैव अ डायग्राम, येस आई हैव इट, तो लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस वन। मैं ये डायग्राम से समझाती हूँ, फिर तुम्हें हार्ट का डायग्राम अच्छे से समझ आएगा। देखो आ जाओ, इधर आओ जल्दी। देखो लेफ्ट एट्रियम से हमें पता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब खिंचोक हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, तब ब्लड कहाँ जाएगा? ऑर्टा में गया, और ऑर्टा से गया बॉडी पे के पास गया, आर्टरीज में गया और सारे के ब्लड टिश्यूज में गया। ये कैपिलरीज में गया, एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो गया एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के पास आया, यूज होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेन्स के पास। वेन्स कैरी करेंगी बॉडी से लेकर हार्ट तक। अब समझ आया मैं कह रही थी ना ये कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट राइट एट्रियम के पास। समझ आ गया राइट एट्रियम के पास कहाँ से आ रहा है? वेन्स से बॉडी, वेना कावा, क्या नाम है? वेना कावा। वेना कावा इज द बिगेस्ट वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी से लेकर हार्ट तक, ठीक है ना। राइट एट्रियम के पास आ गया एंड राइट वेंट्रिकल के पास गया। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली आर्टरी जो कि क्या लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेकर गई, कहाँ लेकर गई? लंग्स में, क्योंकि लंग्स में आ रही है हमारी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, वो जो डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ एंड अब वो पल्मोनरी वेन कैरी करके लेके आ रही है राइट लेफ्ट एट्रियम में। मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि मैं एक बार और समझा देती हूँ। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ऑर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास, आर्टरीज में गया, टिश्यूज में गया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ, वेन्स कैरी करके लाए फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, किससे? वेना कावा से लाए। राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके जा रही है, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड हुआ, अब वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम तक। डबल सर्कुलेशन होगी, हार्ट से ही ब्लड 2 बार पास हुआ है, देखो है ना, 2 बार पास हो गया। तो जो लंग्स वाली सर्कुलेशन है कि लंग्स से एक बार ब्लड पास होके आ रहा है, उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स को इन द मेडिकल लैंग्वेज पल्मोनरी या पल्मोनेशन समथिंग ऐसा कुछ बोला जाता है। और जो बॉडी में हो रहा है उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब हार्ट का डायग्राम, अब मुझे नहीं लगता आपकी किसी को डाउट होगा। देखो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आया, उसके बाद यहाँ से गया ऑर्टा में, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। ऑर्टा में गया, कहाँ पे गया? आगे बॉडी में गया, हमारे टिश्यूज में गया। फिर यहाँ पे आ रहा है वेना कावा कलेक्ट करके ला रही है, एक अपर वेना कावा, एक लोअर वेना कावा, अपर बॉडी से और डाउन बॉडी से जो आ रहे हैं। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया एंड वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स के पास लेके जा रही है। लेफ्ट एट्रियम में आया, कहाँ से था? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। कहाँ से आई थी? लंग्स से आई थी, ठीक है ना। 4 चैम्बर पढ़ लिए, ये पढ़ लिया। अब डबल सर्कुलेशन मीन्स 2 बार घूम के गया है। डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से सुन लेना। ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस, एक साइकिल में 2 बार घूम के आता है, ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? हार्ट और लंग्स के बीच में जो होती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? जो हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में होती है। मेंटेन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक सेपरेशन मेंटेन करके रहता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ह्यूमंस में मिक्स ना हो। पूरी साइकिल में तुमने देख लिया होगा, ह्यूमंस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, इवन एनिमल्स में भी नहीं होता। बेसिकली वर्टिब्रेट्स में ही नहीं हो रहा है, बाकी कुछ में तुम ऐसे भी देखोगे जहाँ पर मिक्स होता भी है, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में फिशेस वगैरह मेंशन है कि होता है मिक्स, ठीक है ना। अब देखो ब्लड कंपोनेंट्स क्या है। आरबीसी क्या कर रहा है? O2 को ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन को फाइट करता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर कभी चोट लग जाती है तो देखा होगा थोड़ी देर बाद, नहीं ना, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पर ना ऐसे ब्लैक ब्लैक सा कुछ जम जाता है, वो क्या होता है? क्लोट, कहते हैं ना क्लोट बन गया है, क्लोटिंग हो गई है, मीन्स खून रुक गया है, खून सूख गया है, वहाँ पे प्लेटलेट्स काम करती हैं वहाँ पे, ठीक है। और किसी की प्लेटलेट्स अगर कम हो तो ब्लड उस टाइम पे फिर रुकने में उसकी दिक्कत होगी। अब प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है, कैरी न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, CO2 एंड हॉर्मोन्स को कैरी करेगा, बाकी सबको। अब प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब इकट्ठे मिला के ब्लड बनता है। अगर ये सब हटा दूंगी तो ये सिर्फ प्लाज्मा है, इसमें ये 3 चीज़ें नहीं है,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पूरा। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, रूट एब्जॉर्ब करती हैं, स्टेम में जा रहा है और लीव्स में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल जा रहा है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि रूट से सीधा ऊपर जा रहा है। ओके, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स सक्शन पुल हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट। अगर कभी तुम्हें पता हो, अगर तुम हल्का सा पाइप में स्ट्रॉ में पानी हल्का सा ऊपर पुल करके छोड़ दो तो पानी स्टिल नीचे गिरता रहता है। इट इज सेम हैपन। ट्रांसपिरेशन क्या होती है, ट्रांसपिरेशन इज पानी का उड़ना बाय लीव्स। जब धूप तेज हो या फिर थोड़ी बहुत भी हो तभी भी हो जाता है ये। तो जब पानी उड़ रहा है, जब पानी सूख रहा है ऊपर लीव्स वाले पार्ट में, तो एक सक्शन क्रिएट हो रही है, एक शॉर्टेज क्रिएट हो रही है ऊपर लीव्स वाले पोर्शन में या हमारे स्टेम वाले पोर्शन में देयर इज अ शॉर्टेज। तो वो एक सक्शन बनाते हैं, एक पुल बनाते हैं, एक सक्शन क्रिएट करते हैं कि भाई पानी चाहिए। तो उसी वजह से पानी जो है रूट से अपवर्ड मूवमेंट में आता है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो कोई मोटर नहीं है, प्लांट्स का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनके पास कोई मोटर लगी है एंड देयर इज प्रॉपर मूवमेंट। नो, वहाँ पे सक्शन ही काम करती है कि हमारा ट्रांसपिरेशन ही काम करता है। वरना क्योंकि मैं बचपन में सोचती थी कि ट्रांसपिरेशन हो क्यों रहा है, कि पानी का लॉस हो रहा है। तो लॉस इसीलिए हो रहा है ताकि पानी आ सके एंड अल्टीमेटली वो भी रेन के थ्रू वापस आ ही जाता है। इट इज़ अ क्रेजी साइकिल इन आर इकोसिस्टम अल्टीमेटली, है ना। अब देखो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। लीव्स को हम सोर्स बोल रहे हैं क्योंकि लीव्स खाना बना रही हैं। सोर्स ऑल, क्या लिखा मैंने, हाँ, ऑल पार्ट्स, सोर्स से ऑल पार्ट्स तक जा रही है, जिसे हम सिंक बोल रहे हैं। सोर्स टू सिंक, सोर्स मीन्स जहाँ बन रहा है, सिंक मीन्स जहाँ पर डिलीवर करना है, लीव्स टू अदर पार्ट्स। प्रोसेस को है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन दूसरी लोकेशन पर पहुंचाना, रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एनर्जी चाहिए होती है इस काम में, ऑब्वियसली इधर से उधर जाने में खाने को थोड़ा बहुत एनर्जी तो लगेगी ना, तो इसीलिए एटीपी का यूज़ हो रहा है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, आई गेस वी आर, ओह वाह, वी आर एट द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत जल्दी खत्म किया हमने, दैट्स क्रेजी रियली, है ना। इन ह्यूमंस एक्सक्रिएशन कैसे हो रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि अगर जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो एनर्जी यूज़ हो रही है, जो खाना बन रहा है, खाना एक्चुअली आया है, उससे ग्लूकोज फॉर्मेशन हुई है, जो भी हुआ व्हाटसोएवर इन द सेलुलर एक्टिविटीज़, अब वेस्ट कुछ तो हुआ, वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव तो करना ही है, उसी को हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स क्या है हमारे ह्यूमंस के पास, किडनी, यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। किडनी स्ट्रक्चर और फंक्शंस, देखो किडनी स्ट्रक्चर की जो फंक्शनल यूनिट है, जैसे हमारी बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल, वैसे एक किडनी एक ऑर्गन है जिसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट मीन्स उसके सेल को हम क्या बोलते हैं, उसके छोटे से सेल, उसकी छोटी सी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। इसीलिए याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो नहीं बट स्टिल जनरल नॉलेज जान लो, किडनी के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। इसलिए फंक्शनल यूनिट कह रहा है, फंक्शनल यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन, ठीक है। अब पार्ट्स क्या है नेफ्रॉन के, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एंड टिब्यूल। इसको तीनों को, अभी नेफ्रॉन को मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी ये पढ़ते हैं पहले एक बार, हाँ पहले यही समझते हैं। पहले एक बार ना ये देख लो, ये डायग्राम देख लो, बड़ा प्यारा डायग्राम है ये देखो, ये ना हमारी दो वो हैं, मतलब 2 हमारी ब्लड वेसल्स हैं, एक है रीनल आर्टरी, एक है रीनल वेन्स। रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है, ब्लड को, रीनल वेन एक्चुअली ब्लड को लेकर आ रही है फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। यहाँ से ये क्या गई, किडनी में गई, इसने सारा जो है वेस्ट दिया किडनी में, ठीक है। अब यहाँ से इस प्रोसेस से जो फिल्टर होगा ब्लड, वो वापस ये रीनल आर्टरी ले जाएगी। मैंने एरोस थोड़ी सी गलत लगाई हुई है, रीनल आर्टरी लेके आती है, रीनल वेन लेकर आती है एंड रीनल आर्टरी लेकर जाती है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनीज हैं, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, एक एक किडनी से एक एक पाइप निकलती है जो कि इस पूरे फिल्ट्रेशन वाले को लेकर जाएगा। यूरेटर्स बोल रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, जो कि यूरिन फॉर्मेशन हो गया यूरेटर से, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में लेके जा रहे हैं, और ये लास्ट में जो कि हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, दैट्स यूरेथ्रा। ये समझ आ गया। अब देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये समझाती हूँ कि नेफ्रॉन कैसे काम कर रहा है,
उसके बाद जस्ट देयर इज लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट थिंग इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, ये चैप्टर हमारा डन है, ठीक है ना। देखो ये हमारा वोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में भी कुछ बड़ा अजीब सा गिवन है। मैंने इसको फिर भी थोड़ा सा ओपन करके बनाया ताकि कुछ दिखे तो सही, ठीक है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ टफ कैपिलरीज, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज का जब गुच्छा, मीन्स हमारी ब्लड वेसल्स का जब बहुत सारा गुच्छा आकर ऐसे इसके ऊपर रखता है, ये वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल इज अ काइंड ऑफ ऐसे कप सा होता है, कप काइंड ऑफ कप ही मान लो तुम, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक बाउल सा, एंड उसके ऊपर जब बहुत सारी कैपिलरीज आके ऐसे रुकती हैं, ऐसे उसका पूरा गुच्छा रखता है, तो उसमें से ड्रॉप 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 करके ब्लड अंदर छनता है। ब्लड जैसे ही यहाँ पर छनता है तो उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें यूज़ की हैं, मतलब जो भी हमें बाहर निकालनी है, वो हम यहाँ से नीचे ट्रैवल कर जाता है, और जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए वो ये वापस दे देता है, वोमेंस कैप्सूल वो वापस दे देता है। अब ये होगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले अगर तुम देखोगे, एक जूड़ा पिन टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, जूड़ा पिन गर्ल्स माइट नो एंड बॉय, इतना तो पता ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यू शेप पिन, लूप ऑफ हेनले, जहाँ से ये जो फिल्ट्रेशन है वो वर्क करती 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 यहाँ तक पहुँचती है। एंड दिस इज कंडक्टिंग डक्ट, कि यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो चुका है, एंड यहाँ से ये आगे यूरेथ्रा में ट्रांसफर, यूरेटर्स में ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसे जानने की जरूरत नहीं है। वोमेंस कैप्सूल में क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मींस टफ टफ कैपिलरीज, गुच्छा है जो कैपिलरीज का। टिब्यूल्स क्या कर रही हैं, टिब्यूल्स जो होती हैं वो बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं टिब्यूल्स, दीज आर टिब्यूल्स, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये टिब्यूल्स कर क्या रही हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, जो कि यूज़फुल चीज़ें हैं उसको वापस रीएब्जॉर्ब करेंगी, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया, क्योंकि अगर किसी के उसमें शुगर या ग्लूकोज मिलती है यूरिन में, तो मतलब उसको क्या है, डायबिटीज़, शुगर है उसे, और डायबिटीज़ होने के चांसेस, मतलब ग्लूकोज से मिल रही है वही तो होता है, क्योंकि अगर वो बॉडी में एक्स्ट्रा है तो वो बॉडी निकालेगी, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो यूज़फुल है, तो वापस बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। कौन कर रहा है, टिब्यूल्स कर रही हैं। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस पे, रीएब्जॉर्प्शन होगी यूजफुल सब्सटेंसेस का, और जो सिक्रीशन होगा वेस्ट का ट्यूबुलर फ्लूइड में वापस सिक्रीट हो जाएगा कंडक्टिंग डक्ट में, जहाँ से वो वापस में बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब फाइनल यूरिन कैसे होगा, कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर ब्लैडर में जाएगा, एंड उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अदर ऑर्गन्स कहाँ हैं जो एक्सक्रीट करते हैं इस प्रॉपर किडनी वाले स्ट्रक्चर के अलावा, लंग्स हैं, CO2 रिमूव करती है, स्किन है, स्वेट रिमूव करती है, लीवर है जो बाइल पिगमेंट को और यूरिया को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। आई गेस देयर इज नो डाउट सच इन दैट। देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, नो स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स में कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं है। वेस्ट कैसे रिमूव हो रहा है, देखो डिफ्यूजन थ्रू सरफेस, उसकी बॉडी की सरफेस से ही गैशियस डिफ्यूजन हो जा रहा है। O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, O2 क्योंकि प्लांट्स का वेस्ट होता है इसीलिए हमारे लिए वो बहुत यूजफुल है, तो फोटोसिंथेसिस से वो वेस्ट रिमूव हो रहा है, और CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू उसका रिमूव हो रहा है, CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू ये उसका रिमूव हो रहा है। गम्स, रेजन्स, लेटेक्स स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम, जाइलम बेसिकली वो होता है जैसे हमारे जो बड़े बड़े प्लांट की लकड़ियाँ होती हैं ना, उसमें अगर कभी तुमने देखा हो उसके साइड में ना बड़ी अजीब सी गंदी मतलब अजीब ही होती है, बहुत सी चीज़ों में वैसे यूज़ होती है, और रेजिन वगैरह जो आजकल रेजिन आर्ट्स चल रही है, गम्स होती हैं बहुत गाढ़ी गाढ़ी वाइट कलर की, या फिर समटाइम ट्रांसपेरेंट कलर की भी रेजन्स वगैरह होती हैं, वो स्टोर होती है ओल्ड जाइलम में, इस जाइलम वाले पार्ट में वो स्टोर होगा, ठीक है ना। अब लीफ फॉल रिमूव्स एक्यूमुलेटेड वेस्ट, लीफ जो है फॉल कर जाती है उससे कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड वेस्ट है ना वो हम लीफ में प्लांट डाल देता है और वो फॉल कर जाता है। अब एक्सेस वाटर कहाँ से रिमूव होगा, ट्रांसपीरेशन से, जितना एक्सेस वाटर होगा वो ट्रांसपीरेशन से रिमूव हो जाएगा, और इससे हमें सक्शन पुल भी ईजी होता है। आई गेस दिस चैप्टर सीम्स वेरी ईजी and we are almost done, we are very much done with the theory. Only the most important questions that I already told will be doing right away. गाइज अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मार्क योर अटेंडेंस, अभी मार्क करो और अपना Day 1 कंप्लीटेड अभी के अभी कमेंट में करके जाओ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई एम काउंटिंग 5 4 3 2 1, कर दी अटेंडेंस मार्क, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं।
हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा वही हैं जो हमने नोट्स में सारा हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर मैंने तुम्हें मोस्टली पूरी थ्योरी कवर करवाई दी है। अगर कुछ अलग मिलता है जो मैंने थ्योरी में नहीं रह गया है, मिस आउट हो गया है जो मुझसे, वो मैं अब इसमें कवर करा दूंगी। वैसे मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ ढंग से कवर है। और अगर तुम्हें लेक्चर ले लेता है तो मैं लाइफ प्रोसेस में कहीं से भी कैसा भी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है ना। देखो, let's come on to the first question. Explain the process of digestion in humans with the help of well labeled diagram. डायग्राम तुम लोग देख ही सकते हो उसमें, एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, ठीक है। और मैंने शायद यहाँ पर भी डायग्राम दिया हुआ है आई गेस। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लिख देना। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होगा, 5 नंबर में रिपीट होता है, मोस्टली रिपीट होता ही है। ये मैंने पास्ट ईयर पेपर्स में से उठाए हुए हैं, ठीक है क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 5 नंबर में आता ही आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होती है, क्यों होती है, और डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है। नेसेसरी इसलिए क्योंकि ह्यूमन में ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर कैसा है, कितने चैम्बर्स हैं, क्या है, डायग्राम क्या है, और वर्किंग कैसे करता है ह्यूमन हार्ट, वो तुम्हें मेंशन करना है, वो तुम इजीली लिख सकते हो, ठीक है ना। एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, कैसे कैसे डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, तुम इजीली लिख सकते हो। कंपैरिजन क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड राइट द बैलेंस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे काम करती है, बहुत ही कंपलसरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इक्वेशन तो आती है, अगर प्रोसेस नहीं पूछेंगे तो इक्वेशन तो 1 नंबर में गारंटी कहीं नहीं गई, ठीक है ना। ट्रांसपीरेशन क्या होती है एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, पानी का उड़ना, और बिकॉज वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन का बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर। और इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि सक्शन पुल क्रिएट करता है एंड एक्सेस वाटर से पानी खराब हो सकता है, मतलब प्लांट में दिक्कत हो सकती है इसीलिए। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रीदिंग क्यों, क्या मैकेनिज्म है, इनहेल एक्सेल का, लंग्स एक्सपेंड होती हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम कब रिलैक्स होता है, ये सब तुम्हें इसमें अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में क्या है, डायग्राम बनाना है किडनी वगैरह का, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है, एंड तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कि कौन फिल्टर कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है ना। कि हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कि ऑक्सीजन कैसे आ रही है, फिर एल्वियोलाई से कैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये तुम बहुत इजीली, शॉर्ट है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखना, बट कैसे आ रही है वो सारा तुम्हें ब्रीदिंग वाले में ही की तरह ही लिखना है, ठीक है ना। अब अडेप्टेशंस ऑफ एल्वियोलाई फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। अब एल्वियोलाई कैसे एक्सचेंज करती है, ऑब्वियसली कैसे कर रही है, ये तुम्हें ज़रूर से लिख के आना है कि एल्वियोलाई जो है ब्लड में दे रही है ऑक्सीजन, उसके बाद ब्लड से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है लंग्स को, ताकि वो बाहर पुल आउट कर सके एंड वो ले सके। तो ये ज़रूर से मेंशन करना है। एक क्वेश्चन और है जो मैं अपनी तरफ से तुम्हें मेंशन करके दे रही हूँ, इज़ यूरिन फॉर्मेशन। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें लिख के आना है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है। इसमें तुम मोस्टली ये सारा कुछ मेंशन करोगे कि फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, एंड दिस इज, इसे डिटेल में करोगे तो ये सारा यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में किया हुआ है बिकॉज ये तो तुम्हारे नोट्स हो गए ना। बाकी इसे कोई पढ़ के थोड़ी सी अपनी कहानी बना दोगे तो तुम्हें कर लोगे कहानी। प्लीज़, इंग्लिश मैटर, साइंस मैटर्स, थोड़ी सी ढंग से लैंग्वेज करोगे तो ही हो पाएगा। पूरी अपनी कहानी भी नहीं लिखनी है, ढंग से लिखोगे तो हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन ज़रूर लिखना। और यस, we are done with this lecture, we are done with this chapter completely, life process done from my end। और मैं इसके तुम्हें नोट्स दे दूंगी, एंड जिसको भी नोट्स चाहिए कमेंट PDF, एंड प्लीज़ #day1 जरूर से लिख के जाना, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि तुमने किस किसने ये लेक्चर अटेंड किया और किसने नहीं किया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, पढ़ते रहो, है ना। और कल का लेक्चर याद करके 7 बजे ज़रूर से आ जाना। बाय।